दोस्तों नमस्कार। सफलता की पाठशाला में आप सभी लोगों का स्वागत, अभिनंदन साथियों। साथियों, थोड़ा सा आवाज़ डिस्टर्ब हो सकता है, पास में माइक बज रहा है तो नवरात्रि का पर्व चल रहा है, जगह जगह माइक साउंड चल रहा है। तो साथियों, हमारा जो सफलता की पाठशाला सुबह और शाम लगातार निरंतर चलता रहता है। चाहे वो कोई भी पर्व हो, कोई भी त्योहार हो, या मौसम क्यों ना खराब हो, लगातार हमारा नॉन स्टॉप जूम मीटिंग चालू है। सुबह 7 बजे और रात्रि 8 बजे समय का हमको विशेष ध्यान देना है। समय हमारा फिक्स समय में चालू हो जाता है जूम मीटिंग। और जितना ज़्यादा हो सके अपने आप को अगर निखारना है, अपने आप को अगर मैनेजमेंट के नज़रों में लाना है तो वीडियो ऑन कर कर बैठे। इससे आपका पर्सनालिटी भी झलकेगा और साथ ही साथ आपके अपलाइन जानेंगे, कंपनी जानेंगे, और साथ ही साथ में आप लोगों के नज़रों में रहेंगे। अगर खाली बैठे हैं तो बिल्कुल वीडियो ऑन कर कर बैठे। और साथियों, हमारा जो टाइगर ग्रुप का जो कमांडो ट्रेनिंग चालू हो चुका है, और इस कमांडो ट्रेनिंग के माध्यम से हम बहुत सारे ज्ञान अर्जित करेंगे। और जितना ज़्यादा हो सके आप अपने लोगों को भी यहाँ पर इनवाइट कर सकते हैं कमांडो ट्रेनिंग में, क्योंकि यहाँ पर ऐसे एजुकेशन मिलता है, ऐसे ज्ञान मिलता है जहाँ बाहर में खोजने पर भी नहीं मिलेगा। यहाँ का जो एजुकेशन है हाई एजुकेशन होता है, हाई लेवल का होता है। क्योंकि कहते हैं जिसमें हम जब बड़े क्लास में पढ़ते हैं, बड़े स्कूल में पढ़ते हैं, तो वहाँ का एजुकेशन भी बड़ा होता है। और साथ ही साथ में हमारे जो पर्सनालिटी में डेवलपमेंट, साथ ही साथ बोलचाल में डेवलपमेंट होता है, बातों में हमारा निखार होता है, हम कैसे लोगों से बात करें, साथ ही साथ में हमारा बिजनेस भी ग्रोथ होगा। तो हमारा टाइगर ग्रुप का जो कमांडो ट्रेनिंग चालू हो चुका है कल से। और अगर कोई आना चाहता है तो आज और मौका है साथियों। इसके बाद मौका नहीं मिल पाएगा, और समय कहीं निकल गया तो सिर्फ पछतावा ही है। अगर हम बिजनेस कर रहे हैं, अगर हम आशा किरण वेंचर लिमिटेड में सफल ही होना चाहते हैं, अगर हम समय दे रहे हैं तो थोड़ा सा समय अपने आप को और निखारने के लिए लगा दीजिए। पूरे ताकत और पूरे एफर्ट यहाँ पर लगा दीजिए, और यहीं से आपको वो सफलता मिलेगी। कमांडो ट्रेनिंग जब अटेंड करेंगे तो वहाँ पर आपको कैपिंग में पहुँचाया जाएगा। 4,000 पर डे, 5,000 पर डे का हम यहाँ पर ले सकते हैं। और महीने का जो 1,20,000 है, 1.5 लाख, ये कमाया जा सकता है। और हम शायद सब इसीलिए आए हैं यहाँ पर, न कि हम टाइम पास करने तो नहीं आए हैं। तो साथियों, इसके लिए हाई एजुकेशन लेना है और हायर यहाँ पर बनना है, अपने आप को निखारना है, अपने बोलने की कला को निखारना है। आप भी हजारों लाखों के बीच में बोलेंगे तो यहाँ पर सीखना पड़ेगा साथियों। और वो एजुकेशन यहीं पर मिलता है सिर्फ टाइगर ग्रुप में, कमांडो ट्रेनिंग के माध्यम से। आप सभी को पता है कमांडो को किस प्रकार ट्रेनिंग दिया जाता है। कमांडो का ट्रेनिंग बहुत ही खतरनाक होता है, और जब हम खतरों से ही खेलेंगे तभी हम खिलाड़ी बनेंगे। जो खतरों से खेलता है वही खिलाड़ी होता है साथियों। तो साथियों, इसके लिए कमांडो एक शानदार हमको मौका दिया है अपने आप को निखारने का। और हमारा जो मिशन 11 का भी काम चल रहा है, और जितना ज़्यादा हो सके अपने मिशन 11 के तहत अपने लोगों का नाम लिस्ट आप दे सकते हैं। और उस रणनीति के हिसाब से आप काम करेंगे, रणनीति के हिसाब से अगर काम करेंगे, अगर किसी को हम समय देते हैं तो सामने वालों को पता है मेरे अपलाइन आ जाने वाला है, और अपलाइन को भी पता रहता है कि आज मैं इसके पास जाने वाला हूँ। करते रहेंगे तो हमारा बिजनेस उतना ग्रोथ नहीं कर पाएगा, हम थक जाएंगे।
तो साथियों, आज हमारे बीच में वो डायनेमिक लीडर, डायनेमिक पर्सन, ग्रेट शख्सियत यहाँ पर आने वाले हैं और हम सबको वो जानकारी देंगे। उनके अंदर ऐसी जानकारी है जो कृषि के क्षेत्र में भी एक महारत हासिल है उनको। कृषि विशेषज्ञ है, कृषि सलाहकार है और हमारी कंपनी का वो बिजनेस ट्रेनर भी है। तो ऐसे ग्रेट शख्सियत को आज सुनने का मौका मिला है। उनके बातों को हम जानेंगे, सुनेंगे और जो अच्छा लगे उसको आप नोट कर सकते हैं। तो मैं ऐसे ग्रेट शख्सियत, ग्रेट लीडर को आप लोगों के बीच इनवाइट करना चाहूंगा, मिस्टर तोसन लाल साहू सर को। वेलकम सर जी, आप आएंगे और हम सबको वो जानकारी देंगे सर। प्लीज वेलकम सर जी। थैंक यू सर। आज सुबह के धन्यवाद। सेशन में हमारे डिस्ट्रीब्यूटर साथी है, सभी को हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। साथियों, आज जो है हम मिशन 11 को लेकर के चल रहे हैं और मिशन 11 जो है एक ऐसा हम लोगों को प्लेटफार्म मिला हुआ है जो मिशन 11 को लेके जा रहे हैं हर गांव, हर कस्बे में, हर परिवार के बीच में। तो निश्चित रूप से आज जो इससे बहुत बड़े उपलब्धि भी मिल रहे हैं, कई लोग केपिंग में भी आ चुके हैं। तो बरछा फोरम के बारे में नए नए जो लोग आ रहे हैं उन लोगों को ज्यादा से ज्यादा जानकारी देना जरूरी है, क्योंकि हमारे डिस्ट्रीब्यूटर साथी जितना ज्यादा बरछा फोरम के बारे में समझेंगे, इस एनजीओ के बारे में समझेंगे, उतने ही ज्यादा हमारा काम जो है आगे बढ़ेगा। तो अभी हमारे नए नए साथी लोग आ रहे हैं, उनको कितना बेहतरीन तरीका से ये बरछा फोरम के बारे में बताएं। जितना आप ज्यादा बेहतरीन बताएंगे उतने ही ज्यादा आपका काम जो है सरल रूप से आगे बढ़ेगा साथी। तो आज हम जानते हैं कि बरछा फोरम क्या है। बरछा फोरम एक एनजीओ संस्था है जो हम लोगों को एक किसान तक के और एक मजदूर, एक व्यापारी तक ले जाने का काम करते हैं, लोगों को उपस्थिति कराने का काम करते हैं। और एनजीओ के तहत ही हम लोगों को ये खेती के बारे में बेहतरीन जानकारी हम दे सकते हैं। तो आज जो है बरछा फोरम एक स्वयंसेवी संस्था, और उस स्वयंसेवी संस्था को लेकर के हम गांव के लोगों को एक जगह इकट्ठा करके उन लोगों को जानकारी दे रहे हैं कि बरछा फोरम का उद्देश्य क्या है। बरछा फोरम जो है एक स्वास्थ्य और भूमि सुधार अभियान को लेकर के चल रही है, क्योंकि आज जो है समाज के बीच में स्वास्थ्य ऐसा बिगड़ा हुआ है जो कहीं न कहीं हमारा कैंसर, अल्सर, ट्यूमर, माइग्रेन, हार्ट अटैक, बीपी, बवासीर, पथरी, अल्सर, ऐसा बड़े-बड़े जो बीमारियां हैं, जो हमारे खान-पान के चलते हो रहे साथियों। क्योंकि पुराने समय में हमारा खान-पान अच्छा था, तो उस समय कोई प्रकार के रोग नहीं होते थे। हर परिवार सुखी होते थे। परिवार में किसी को कोई बड़ा रोग नहीं होता था। लेकिन आज जो है हमारे खान-पान बिगड़ने के चलते आज कहीं न कहीं हर परिवार में रोग का शिकार हो रहे हैं। कोई न कोई तो रोगी एक परिवार में मिलता ही है, लेकिन जिसके परिवार में यदि बड़े गंभीर बीमारी के शिकार है, उस परिवार में अशांति का माहौल पैदा हो जाता है साथ में। तो ये जो बड़े रोग जो हो रहे हैं, ये हमारे खान-पान के चलते ही हो रहे हैं। तो बरछा फोरम जो है, स्वास्थ्य को लेकर के ये बड़े-बड़े जो बीमारी हो रहे हैं, उसकी रीज़न क्या है, उसका कारण क्या है, ये बरछा फोरम के माध्यम से लोगों को एकत्रित करके हम लोग देते हैं। तो स्वास्थ्य और दूसरी जो है भूमि सुधार अभियान, जो हमारी खेती पहले हम गोबर खाद से खेती करते थे, उस समय जमीन भी भुरभुरा होती थी, मिट्टी जो जहरीला नहीं होती थी। उस समय हर जमीन में केचुआ, घोंघी, केकड़ा और ये मिट्टी भुरभुरा होने से और केचुआ, घोंघी, केकड़ा रहते थे, मछली भी पाए जाते थे। तो उस समय हमारा मिट्टी जो है जहरीला नहीं था, बहुत ही साफ सुथरी थी। और मिट्टी आज के डेट में मिट्टी जहरीला हो चुकी है। आज केचुआ, घोंघी, केकड़ा और ये मछली आज के मिट्टी में नहीं पाए जा रहे हैं। ये हमारे खेतों में आजकल नहीं पाए जा रहे हैं। तो ये जो है जहर मतलब हमारा खेती जो है बिगड़ा हुआ है। तो वो खेती स्वास्थ्य और भूमि सुधार अभियान में हम भूमि को कैसे सुधारा जा सके, पहले की खेती और अब की खेती में अंतर जो पाया जा रहा है,
इसको कैसे सुधारा जा सके, इसके लिए हम बरछा फोरम को लेकर के समाज के बीच में एक किसान भाई और मजदूर लोगों के बीच जाकर के हम लोगों को ये बात को रखना पड़ रहा है। क्योंकि ये जो पुरानी बात को याद नहीं दिलाएंगे, पुराने समय में कैसे खेती उसको याद नहीं दिलाएंगे, वर्तमान खेती क्या कर रहे हैं उसको याद दिलाएंगे और उसके आधार पर उसकी तुलनात्मक बात को करेंगे तो लोग जो है जल्दी स्वीकार करते हैं साथियों, वो लोग भी समझते हैं। तो आज जो है बरछा फोरम को लेकर के हमको स्वास्थ्य और भूमि सुधार अभियान को लेकर के समाज के बीच में जाना है। पहले उसको हम प्रोफाइल के माध्यम से दिखाएंगे। पहले हम जो है खेती करते थे तो नांगर बैल से खेती करते थे, गोबर हर घर में गोबर होता था, गैया पाले रहते थे, गोबर होता था, उसके मूत्र पैरा को लेकर के गुरुआ में डाल देते थे, वो गोबर खाद बन जाता था। उसी गोबर खाद से खेती करते थे और खेती जब होता था तो बहुत ही बेहतरीन उस समय का खेती होता था। उस समय जो अनाज जो उत्पन्न करते थे वो अनाज में मिनरल्स विटामिन सारा चीज पाए जाते थे और उसको खाते थे, लोग स्वस्थ रहते थे और कोई प्रकार के रोग नहीं होते थे। लेकिन धीरे धीरे करके हमारा जिंदगी तो बढ़िया चल ही रहा था, पर समय आते गया। सन 65 में एक अकाल पड़ गई, 65 66 67 दो दो तीन तीन साल अकाल पड़ने से किसान लोगों का भी स्थिति डामाडोल होने लगे, चावल के लिए दर दर भटकने लगे। उस समय का प्रधानमंत्री जी जो थी इंदिरा गांधी, वो इंदिरा गांधी जो है किसान लोगों की हालत को देखते हुए, उसकी दयनीय स्थिति को देखते हुए उसने अमेरिका के राष्ट्रपति से बातचीत किए। अमेरिका के राष्ट्रपति से बातचीत करके वहां से जो है यूरिया डीपी की मांग किया और यूरिया डीपी हमारे भारत में सन 67 में आई। 67 में जब भारत में आई तो यहाँ के कृषि सलाहकार लोगों ने ये हमारे यहाँ की जमीन को देखते हुए 1 एकड़ में 5 किलो निर्धारित किए थे। लोग जो है उस समय 5 किलो डालते थे, धान का उत्पादन भी बढ़े। उत्पादन बढ़ने से लोगों को लगा यार यूरिया डीपी डालने से तो उत्पादन बढ़ते हैं करके उन्होंने 5 किलो से बढ़ाते हुए 10 किलो 20 किलो ऐसा बढ़ाते बढ़ाते आज डोज इतना ज्यादा बढ़ा दिए हैं कि कम से कम आज यूरिया डीपी ग्रोमोर राखड़ वगैरह करके 3 क्विंटल कम से कम डाल दे रहे हैं। 3 क्विंटल आज जो है यूरिया डीपी डाल रहे, कल 5 किलो डालते थे, आज 55 साल के अंदर में 3 क्विंटल बढ़ चुकी है। तो इससे क्या हो जा रहा है, हमारे गोबर खाद तो इसे भी कोई डाल नहीं रहे हैं और आज यूरिया डीपी राखड़ ग्रोमोर से ही आज खेती कर रहे हैं साथी। तो इससे क्या हो गया, हमारे जमीन जो है पहले के बजाय कठोर हो चुकी है और हमारे जमीन कठोर होने के साथ साथ जहरीला भी हो चुकी है और हमारी जमीन बंजर भी हो चुकी है। क्योंकि आज यूरिया डीपी नहीं डालेंगे तो साथियों हमारे खेत में धान उत्पादन भी नहीं होंगे। इससे जाहिर होता है कि जमीन जो है हमारा बंजर हो चुकी है। आज हमारे केचुआ घोंघी केकड़ा कुछ नहीं है। इससे समझ में आता है कि आज हमारा मिट्टी जो है जहरीला हो चुकी है और आज जो है हमारे जमीन इतनी कठोर हो चुकी है कि पहले 25 HP की ट्रैक्टर जो है हल चलाती थी, आज 75 HP की ट्रैक्टर जो है हल चला रहे हैं। इससे ये साबित होता है कि हमारी जमीन कठोर हो चुका है। अब बताइए, आज जमीन कठोर हो चुका है, जहरीला हो चुका है, बंजर भी हो चुकी है और इसी पद्धति से खेती हम चलाते रहेंगे, यही ऐसी हम खेती आगे करते भी रहेंगे तो ये तो निश्चित है आने वाले समय में हमारा जमीन और कठोर होगा, हमारा जमीन और जहरीला होगा, हमारी जमीन और बंजर हो जाएगी। तो आने वाले समय में ऐसा स्थिति रहा तो खेती करने योग्य नहीं रहेगा, क्योंकि हमारा जमीन और कठोर होते जाएंगे और बंजर तो यूरिया डीपी की मात्रा को और हम बढ़ाएंगे। आज तो 3 क्विंटल डालना पड़ रहा है, हम 3 क्विंटल डाल रहे हैं तब कहीं खेती हमारा अच्छा हो रहा है। कल के डेट में जब हमारा जमीन और कठोर होगा तो मैं बता रहा हूं कल 3 क्विंटल से बढ़ के 4 क्विंटल हो यूरिया डीपी, 4 क्विंटल से 5 क्विंटल भी होगा। तो बताइए साथियों, यूरिया डीपी इतना मात्रा में हम डालेंगे, आने वाला भविष्य में कैसे खेती करेंगे? हमारे बच्चे लोगों को वो जमीन दे के जाएंगे, आने वाले पीढ़ी कैसे खेती करेंगे? आने वाला पीढ़ी जो है खेती नहीं कर पाएंगे और करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा रासायन खाद डालेंगे तब कहीं होगा तो वो अनाज जो है खाने योग्य भी नहीं रहेगा। तो उसी सारा चीज को हमको सुधार करना है, क्योंकि आगे इस प्रकार से हमारा खेती करने की पद्धति आज सुधारना पड़ेगा। अच्छा, जमीन के बिगड़ने के साथ साथ क्या हो गया है, एक गंभीर भयानक स्थिति आ चुकी है। जो आज अनाज हम पैदा कर रहे हैं रासायनिक और केमिकल डाल के, तो वो जो अनाज है उसमें न तो यूरिया न तो हमको पौष्टिक मिल रहा है, न विटामिन मिल रहा है, न तो
एक प्रकार के मिनरल, विटामिन, पौष्टिकता कोई चीज नहीं मिल रहे हैं। इससे क्या है, हमारे शरीर में वीकनेस आ रहे हैं, कई विटामिनों की कमी हो जा रहे हैं। और तो और हमारे माता बहनों के बच्चेदानी में कैंसर हो रहे हैं, कई लोग अल्सर के शिकार हो रहे हैं, कई लोगों के शरीर में पथरी के रोग हो जा रहे हैं, किसी का लीवर इन्फेक्शन हो रहे हैं, कई जो लोग हैं शुगर और बीपी से पीड़ित हो जा रहे हैं। ये सब क्या है, ये सब खान पान के ही चलते हैं। हमारा आज का जो अनाज है, चाहे वो सब्जी हो, चाहे हमारा गेहूं हो, चाहे चना की हो, चाहे धान धान का, वो जितने भी अनाज हम खा रहे हैं, इसमें पौष्टिकता नहीं है, विटामिन नहीं है, और ये गंभीर रोग हमको दे जा रही है आज के अनाज जो है। तो आज जो है बड़े बड़े हॉस्पिटल खुल चुके हैं। आज, पहले तो जमाने में तो बड़े बड़े हॉस्पिटल भी नहीं था, फिर भी लोग सुखी थे। आज बड़ा बड़ा हॉस्पिटल खुल गया है, एक से एक यंत्र आ चुके हैं, फिर भी बीमारी को काबू नहीं कर पा रहे हैं, बीमारी निरंतर बढ़ते क्रम पे है। और आज इतनी महंगा हो चुका है इलाज साथियों, तो गरीब और मजदूर किसान, छोटे मोटे किसान के लिए इलाज कराना बड़ा मुश्किल हो जा रहा है। एक एक बीमारी में 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपए लग जा रहा है। कई लोग संपत्ति बिगाड़ बिगाड़ के इलाज करा रहे हैं। लेकिन कई ऐसे समाज में ऐसे लोगों को देखा, जमीन भी बिगड़ गया और शरीर भी चला गया। ऐसा स्थिति हमारे इर्द गिर्द, हमारे परिवार में, समाज में सब देखने को मिल रहे हैं। ये जो है हमारा खान पान के बिगड़ने के चलते हो रहे हैं। इसी को हमको सुधारना है, और सुधारने के लिए मिशन 11 को लेकर के हर परिवार, समाज के हर व्यक्ति के लोगों को जानकारी देना है। क्योंकि समाज के हर व्यक्ति को जानकारी देंगे तो उसको ये समझ में आएगा ये बीमारी आने के रीजन क्या है। ये जो हमारा जो खेती हम कर रहे हैं, उनको ये खेती जो कर रहे हैं, वही खेती के माध्यम से जो अनाज पैदा हो रहा है, वही हमारा बीमारी का कारण है। और इसको नहीं सुधारेंगे तो आने हो सकते हैं, और आने वाला भविष्य भयानक स्थिति हो सकती है। ये किसान के नॉलेज में आना चाहिए, किसान को समझ आना चाहिए साथियों। इतना यदि आप अच्छे, जितना बेहतरीन बातचीत करेंगे, जितना अच्छे से लोगों को, किसान भाई को बता पाएंगे, उतने ही किसान भाई लोग जो है इसको, यहाँ का प्रोडक्ट को खरीदने की प्रयास करेंगे। तो आज हमारे पास जो है जैविक गोबर खाद जो है, पहले हम लोग गोबर खाद से खेती करते थे, लेकिन आज गोबर खाद बना नहीं पा रहे हैं। तो कुछ किसान को हम लोग यही प्रेरित करते हैं, भैया अपने घर में यहाँ खाद बना करके जैविक पद्धति से खेती करें, इस बात को बताएंगे। लेकिन अधिकतर किसान जो है जैविक खाद आजकल बनाना पसंद नहीं करते, खरीद करके सीधा डाल डाल रहे हैं लोग। आजकल पहले जैसे लोग जो है करना नहीं चाहते हैं साधन। तो ऐसे लोगों के लिए हमारे पास आशा किरण वेंचर्स लिमिटेड से जो रूट बूस्टर और रूट एज गोल्ड है, इस प्रोडक्ट को यदि हम लोगों को प्रेरित करें, इसकी महत्व को बताएं, रूट बूस्टर का महत्व को बताएं। क्योंकि रूट बूस्टर को यदि डालेंगे तो इसमें जो है मिट्टी का जहरीलापन कम होगा, मिट्टी कठोर है वो मुलायम होगा, सफेद जड़ों की संख्या बढ़ेगी, जो पौधा है वो गहराई तक के, मिट्टी की गहराई तक के जाएंगे, खनिज लवण ज्यादा अवशोषित करेगा, हमारा पौधा पावरफुल हो जाएगा, रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ेगी, हमारे पौधा की रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ेगी तो बीमारी से लड़ने की क्षमता हो जाएगा, मौसम संबंधित बीमारी भी नहीं होगी। ये सारी तमाम बातों को किसान को इसके फायदा को बताएंगे साथ, क्योंकि ये रूट बूस्टर का बहुत फायदा है। हमारे एक पीएच को भी कंट्रोल करके रखते हैं, उसको संतुलित बना के रखते हैं। क्योंकि पीएच अम्लीय है, क्षारीय है, ये हमारे जमीन को कभी हम लोग चेक नहीं कराते हैं। इसको डाल देने से वो अम्लीय क्षारीय जो भी हो वो भी एक बेहतरीन संतुलित बना के रखते हैं। इसके अलावा हमारा जो फल फूल है बेहतरीन लगता है साथियों, और अनाज के दाने वजनदार हो जाते हैं, चमकदार हो जाते हैं, और तो और उत्पादन में वृद्धि होता है। इसको कोई भी प्रकार के फसल में हम उपयोग कर सकते हैं। तो ये हमारा फायदा हुआ हमारे रूट बूस्टर का। और रूट एज गोल्ड है, उसको भी यदि हम 2 बार यदि छिड़काव करें, बहुत बेहतरीन रिजल्ट है। यदि देखना है तो रूट एज गोल्ड को 2 बार छिड़काव करना और रूट बूस्टर को भी 2 बार डालना रहता है। तो रूट एज गोल्ड को यदि हम छिड़काव करेंगे तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को बढ़ा देती है। जो भी हम खनिज लवण डाले हैं उसका उर्वरा शक्ति को बढ़ा देती है। पत्ते जो है चौड़ीकरण आते हैं, हरा भरा रहते हैं, पौधे का रोग प्रतिरोधक शक्ति को भी बढ़ा देते हैं हमारे रूट एज गोल्ड जो है। और जो अनाज जो आते हैं, फल फूल लगता है तो मजबूती से पकड़ बनाए रहते हैं, झड़ता नहीं है। और अनाज जो है ज्यादा ज्यादा
बाली जो है पकते हैं और बदरा भी नहीं आते हैं, और अनाज के दाने वजनदार और चमकदार भी होते हैं, उत्पादन में वृद्धि होते हैं। तो इस प्रकार रूट बूस्टर और रूट एज गोल्ड को दो पैकेट रूट बूस्टर और 2 गोल्ड को यदि डालेंगे तो बेहतरीन परिणाम देखने को मिलेंगे साथियों। तो इस प्रकार से इसमें लागत आएगा 6 चौकी 2400 लागत आएगा, इससे ज्यादा लागत नहीं आएगा। और 2400 रुपया दे करके 1 एकड़ के लिए उस किसान को देंगे, और 1 एकड़ के लिए खरीदी करेंगे, चाहे वो 10 एकड़ 20 एकड़ 25 एकड़ की जो धंधार हो, पर 1 एकड़ के लिए प्रेरित करें। 1 एकड़ के लिए खेती यदि 2 बूस्टर 2 रूट एज गोल्ड डालेगा, उसकी धान देखने योग्य रहेगा, धान का उत्पादन बढ़ेगा और चमकदार वजनदार रहेगा। तो मैं बता रहा हूं, बाकी वो 19 यदि 20 एकड़ का जो तंदार 1 एकड़ में यदि खेती की है तो 19 एकड़ के लिए हमको बोलना नहीं पड़ेगा। 19 एकड़ के लिए वो खुद आपके पास आएगा। जो रूट बूस्टर जो रूट एज गोल्ड दिए थे उसको मैंने 1 एकड़ में प्रयोग किया, बेहतरीन रिजल्ट आया है। मैं इस बार सभी खेतों में करूंगा, मेरे को 20 एकड़ के लिए रूट बूस्टर और रूट एज गोल्ड चाहिए। तो इससे वो किसान जो है आपके पास आएगा और पूरा 20 एकड़ के लिए देंगे साथियों। तो 20 दूनी 40 रूट बूस्टर देंगे और 40 रूट एज गोल्ड देंगे। तो इससे क्या है, रीपर्चेस में जब देंगे तो साथियों आपका जो रीपर्चेस बिजनेस वैल्यूम है, ये रीपर्चेस का बिजनेस वैल्यूम बढ़ेगा। और आप जो है रीपर्चेस बिजनेस वैल्यूम ऐसा है जिसमें असीमित पैसा कमाने का है। आप कितना धन अर्जित करना चाहते हैं वो रीपर्चेस से होगा, क्योंकि जितने गांव में जितने लोग हैं 1-1 एकड़ में प्रयोग किया है, वो आने वाला समय में सभी खेतों में प्रयोग करेंगे। तो एक एक गांव से साथियों लाखों लाखों रुपया का बिजनेस हो। इस कारण प्रयोग कम से कम 1 एकड़ में प्रयोग कराएं। अब 1 एकड़ में प्रयोग करने से 2400 रुपये पर 2000 बिजनेस वैल्यूम बनता है। और इसी प्रकार से एक एक गांव में यदि हर दिन आप एक दिन में 2 जगह मिशन 11 के तहत यदि 20-25 लोगों को बैठा बैठा के यदि मीटिंग लेते हैं, तो मैं बता रहा हूं 10-10 ज्वाइनिंग 10-10 किसान जो है खरीदी करेंगे। तो इस प्रकार से आपका लेफ्ट और राइट में 10-10 व्यक्ति भी 2-2 हजार का भी खरीदी करते तो 4000 रुपये कम से कम फायदा लेंगे, क्योंकि 20,000 का बिजनेस होता है मैचिंग। अब 20,000 का 20% 4,000 पर डे 4,000 आप इनकम करेंगे। बस 2 जगह मिशन 11 को लेकर के 2 जगह आप 20-25 किसान को लोग बैठा करके इसी बात को बताने का। फिर आने वाला समय में देखना, इतना आपका रिपर्चेस इतना ज्यादा बढ़ेगा, इतना आप पूर्ति नहीं कर पाएंगे, इतना ज्यादा रिपर्चेस बढ़ जाएगा। तो साथियों इस प्रकार से हम किसान भाई को बताएंगे और अपना नेटवर्क धीरे धीरे करके आपका नेटवर्क बढ़ते जाएगा। और जितना ज्यादा जनसंख्या आएगा, जितना किसान पंजीकृत होगा, उतना ही ज्यादा आप यहाँ पर बेनिफिट उठा पाएंगे। और जो भी हम सबका सपना है उस सपना को हम साकार कर पाएंगे। तो बर्छा फोरम को लेकर के जितनी ज्यादा हो सके जनसंपर्क बनाए और जितना ज्यादा बेहतरीन हो सके बताएं साथियों। इसके लिए हर व्यक्ति को अपना सारा काम एक तरफ करते हुए कम से कम 8 घंटा 10 घंटा का समय निकाले। और 8-10 घंटा का दिन भर का हमारा समय है, उस समय में 2 जगह मिशन 11 के अंतर्गत 2 जगह आप चौपाल लगा सकते हैं। लेकिन आज मैंने कई लोगों को देखा, अधिकतर व्यक्ति यही समाज में कहते आए हैं कि सर समय नहीं मिलता है। समय का अभाव अधिकतर व्यक्ति बताते हैं साथियों। मैं कई डिस्ट्रीब्यूटर है, कई लोग ऐसा है जो यहाँ ज्यादा समय भी नहीं दे पाते। कुछ दिन तो ऐसा है वो किसी एक दिन तो ऐसा भी आता है वो लोग जाते भी नहीं है, कोई कोई दिन जाते हैं तो ज्यादा कांटेक्ट भी नहीं कर पा रहे हैं। तो हम लोगों को समय को निकालना पड़ेगा साथियों, क्योंकि हालांकि हम लोग 7 घंटा 6-7 घंटा सोना जरूरी है, घर परिवार को भी आप ही को देखना है। आप यदि किसान आदमी होंगे, बड़ी आप ही को संभालना, फिर भी आपका मेन बिजनेस है जहां से आपको लाखों रुपया इनकम करना है, उनके लिए आपको समय निकालना पड़ेगा। समय नहीं निकालने से कैसे बनेगा? समय को निकाला जाता है, समय अपने आप नहीं आता है। और मैं बताऊं, समय कोई रबड़ का टुकड़ा नहीं है जिसको हम बढ़ा सके, चौड़ा कर सके, खींच सके, ऐसा तो नहीं। समय जितना है उतना रहेगा, वो तो हम अपने कार्यक्रम को निर्धारित करना पड़ेगा ना। हमको कितने समय में नहाना है, कब खाना खाना है, कब कब हम उस किसान के पास पहुंचना है, कितने समय तक बताना है, और उसके बाद फिर दूसरा के ये निर्धारित आपको करना पड़ेगा। फिर शाम को फिर घर आना है, घर में परिवार के जो भी अपना काम है उसको सल्टाना है, फिर रात में बुक पढ़ना है, वो सबका टाइम टेबल आपको निर्धारित करना है। कोई दूसरा निर्धारित नहीं करेगा, एक अपलाइन निर्धारित करके नहीं देगा भैया ऐसा ऐसा करो कहा, वो आपको करना है साथियों। आपका 24 घंटा का समय में 8 घंटा का जो समय है कम से कम आपको देना पड़ेगा।
ये तो मजदूर व्यक्ति से सीखना पड़ेगा यार। मजदूर व्यक्ति तो 8 घंटा समय अपने लिए कैसे नहीं, वो 200 रुपया रोजी के लिए 8 घंटा समय निकालता। तो हम लाखों रुपया महीना कमाना है, उसके लिए क्या 8 घंटा समय नहीं निकाल पाएंगे? समय को निर्धारित करके चलेंगे तो समय ऐसे निकलेगा। मैं बचपन में जादू देखने गया था। वो जादूगर है, जब भी गिलास उलटते थे उसमें दूध निकलता था, फिर उलटता था फिर दूध निकलता था। अब उस समय कहाँ से दूध निकलता था, कैसा हम लोग भी अचरा जरता, अब जादू हुआ है भाई, जादू से दिख रहा है। तो वैसे ही समय, यदि समय का कद्र करे ना साथियों, तो समय ऐसे निकलता जाए जादूगर के दूध की तरह। जब भी उल्टेंगे दूध निकलता है, वैसी टाइप से समय निकलना चाहिए। और यदि हम समय का कद्र न करें तो नहाने का भी समय नहीं निकलता। तो समय को निर्धारित करके चले, है ना। तो निश्चित रूप से जानते हैं समय एक प्रवाह है, न तो उसको रोका जा सकता है न मोड़ा जा सकता है। जो समय गुजर गया वो गया, और जो शेष बचा है वो भी गुजर जाएगा। यदि समय रहते हम कुछ कर न गुजरे तो हम भी गुजर जाए। इस कारण योजनाओं में उतना समय लगाएं जितनी की आवश्यकता हो। नहीं तो आज के डेट में जो निरंतर काम कर रहे हैं, लगातार काम कर रहे हैं साथियों, वो व्यक्ति जो है ना, मैं बता रहा हूँ, आज तो इमरल्ड है, कोई प्लेटिनम है, आने वाला 16 वर्षगांठ मनाएंगे। मैं यही के कई ऐसे बंदे हैं जो आने वाले समय में सफायर रहेगा, कोई डायमंड रहेगा। तो जो व्यक्ति निरंतरता काम करेगा वो डायमंड भी बनेगा, सफायर भी बनेगा आने वाले समय में। और डायमंड बना मतलब लाखों रुपए का पुरस्कार भी मिलेगा, वो मंच में हम देखेंगे। तो जो व्यक्ति निरंतर काम नहीं करेगा साथियों, वो जो है, ये किसान भाई को बर्छा फोरम को लेके नहीं बताएंगे, नहीं जाएंगे, वो 1 साल के बाद देखते रहना, वो क्या बोलेगा, काश, एक विडंबना वाला शब्द है, काश समय रहते मैं चेत गया होता। वो व्यक्ति यहाँ पर सफायर और डायमंड बनेगा आने वाला समय में, तो एक व्यक्ति कुछ नहीं किया, वो व्यक्ति वहीं के वहीं है, तो वो क्या शब्द डालेगा, काश समय रहते मैं चेत गया होता, काश बाबू समय गए और कर लिया होता। ये ऐसा ऐसा शब्द है, काश समय रहते थोड़ी और मेहनत कर ली होती, तो जब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। है सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या आए। सही बात है कि नहीं है साथी? अरे सब कुछ लुटाने के बाद होश में आने से क्या क्या फायदा। अरे काम मिला है, यहाँ हम लोग जूम मीटिंग के माध्यम से अपने इतना ज्ञान बांट रहे हैं, सभी अपलाइन जितने भी ट्रेनर हैं, जितने आचार्य महोदय इतनी ज्ञान बांट रहे हैं, ताकि आप निरंतर काम करें, रोज काम करें, रेगुलर काम करें, ताकि आप बेहतरीन सफलता प्राप्त कर सकें। कल कभी आते नहीं, कई लोग तो कल का बहाना करते हैं, आज मेरा काम करने का मूड नहीं है। मूड नहीं है तो मूड को बनाना पड़ता है साथियों। मूड नहीं है तो मूड को बनाना पड़ता है। यदि पागल हाथी या पागल कुत्ता यदि पीछे पड़ जाए तो मूड हो या न हो, भागना पड़ता है। मूड नहीं है क्या नहीं रहता, भागना पड़ता है। वैसी है साथियों, मूड नहीं है, मूड को बनाना पड़ता है, और मूड बना के ही आप जो है निरंतर। मूड का कभी मूड तो आलस को बहाना है। अपना आवाज खोलेंगे सर, तोसन सर अपना आवाज खोलेंगे, डिस्टर्ब हो रहा था, अपना आवाज खोलें सर। मूड नहीं है तो मूड को बनाना पड़ता है साथियों। और मूड जो होता है ना, हकीकत में आलसी लोगों का बहाना है। ज्यादातर आलसी लोग जो होते हैं ना, वही लोग कहते हैं यार आज मूड नहीं है, आज नहीं जाऊंगा, कल जाऊंगा, कल काम करूंगा। अब बताओ, आलसी लोग ऐसे करते हैं और वो दिन घर में रह जाते हैं, काम करते नहीं है। तो ये बताओ, आलसी लोग कभी जीता करते हैं क्या? कभी सफल हुआ है आलसी लोग? जीतेगा वही जो निरंतर काम करेगा। कभी कभी हो जाता है साथियों, हम लोग कभी कभी फील्ड में जाते हैं, कांटेक्ट करते हैं तो कोई रिजल्ट नहीं आता। कोई किसान बोलते नहीं, बताने बर्छापुरम के बारे में बताएंगे तो किसान क्या बोलते हैं, नहीं नहीं अब देखो ना, अभी तो खेती के समय हो गया, हम 2 महीना अगला फसल में जरूर खरीदूंगा। ठीक है, नाम लिखेंगे भाई, जरूर खरीदेगा। फिर हम अगला किसान के पास चले गए, उनको भी वही चीज बताया, बर्छापुरम के बढ़िया से बताया, वो भी किसान वही बोल रहा है कि अगली बार खरीदी करेंगे।
तो ऐसे 2-4 जगह कांटेक्ट करने के बाद व्यक्ति जो है, जो डिस्ट्रीब्यूटर है, वो अरे यार आज एक भी नगद नहीं हुआ, बड़ा तकलीफ हो गया, तो वो निराश हो जाते हैं साथी। कई डिस्ट्रीब्यूटर ऐसे निराश हो जाते हैं क्योंकि अभी खेती का समय निकल गया। अब लोग वही वर्षा फोरम को ही बता रहे हैं और लोग वही रूट बूस्टर, रूट वेज गोल्ड को ही बता रहे हैं। तो किसान को तो अभी आवश्यकता नहीं है, तो वो तो खरीदेगा अगला फसल में ना। तो हम लोगों को निराश होने की क्या बात है? हम लोग यार प्रयास किए, बताए, जरूर आश्वासन तो दिया। 2 महीने का काम जो है हमको इतना रिजल्ट देगा, इतना रिजल्ट देगा, वो जून और जुलाई में साथियों आप केपिंग में आ जाएंगे, सीधा केपिंग में 4,000-5,000 प्रतिदिन इनकम करेंगे। ये निरंतर काम, भले ही आपको रिजल्ट आए ना आए, उसका रिजल्ट 2 महीना बाद आएगा। आप लोग पत्थर देखो, एक बड़ा पत्थर को एक हथौड़ा से हम लगातार मार, तब बड़ा पत्थर को एक ही बार हथौड़ा से मारेंगे टूट जाएगा क्या? वो पत्थर में बार बार हथौड़ा चलाते रहेंगे, तभी वो पत्थर, हो सके 99 बार हथौड़ा मारे और वो पत्थर ना टूटे, और 99 बार के बाद 100वां पत्थर में वो पत्थर टूट गया। अब बताओ, वही पत्थर को अब 99 बार हमने पत्थर को ठोकर लगाए, लेकिन नहीं टूटा, मतलब 99 बार हम असफल रहे, पत्थर नहीं टूटा, मतलब हम पत्थर को तोड़ने में असफल हुए। लेकिन वो असफल जरूर रहे, लेकिन हमारा काम निरंतर चलता रहा, निरंतर ठोकर देते रहे, तो 100वां ठोकर में पत्थर टूट गया। ये निरंतरता का है। भले अभी लोग खरीदे ना खरीदे, लेकिन आप निरंतरता करते रहेंगे तो एक दिन वही किसान जो है खरीदी करेंगे साथियों। ये निरंतरता होनी चाहिए। अब मान के चलो पत्थर को हम आज एक ठोकर दिए, 2 दिन बाद एक ठोकर दिए, 5 दिन बाद दिए, महीना भर दिए, तो क्या वो 100वां ठोकर में भी पता नहीं वो पत्थर टूटेगा भी नहीं टूटेगा? तो निरंतरता, भले हमको असफलता दिखाई देता, लेकिन निरंतरता हम काम करेंगे, वही सफल हो जाता है। सफल वही व्यक्ति होता है साथियों, फेल होने के बाद फिर गिरेंगे, फिर उठेंगे, फिर गिरेंगे, फिर उठेंगे, एक दिन निरंतर हम सफल हो जाएंगे। जब तक गिरेंगे नहीं, असफल वही व्यक्ति होता है गिरने के बाद उठने का प्रयास नहीं करता, वही व्यक्ति असफल होता है। लेकिन हाँ, जो व्यक्ति सफल कौन होता है? जो गिर गया, गिरने के बाद फिर उठेगा, फिर गिरेगा। बच्चे को देखे, छोटे बच्चे कितने बार गिरते हैं, कितने बार उठते हैं, फिर चलते, फिर गिरते, फिर उठते, तभी तो वो चलना सीखता है। वैसे हम लोगों को भी निरंतरता बना के रखना है। कभी कभी कांटेक्ट करने जाते हैं लोग, नगद नहीं दे पाते हैं, तो 2 दिन 4 दिन कहीं कहीं तो नगद आता ही है। हमको सप्ताह भर निरंतर 4 कांटेक्ट, 28 कांटेक्ट करके देखें, पक्का 7-8 आईडी 10 आईडी पंजीकृत होके आएंगे लोग, किसान भाई हो, चाहे मजदूर हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे हेल्थ का प्रोडक्ट। तो इस प्रकार से साथियों निरंतरता होना चाहिए। और अपने आप को एक, मैं देखा हूं मुंशी प्रेमचंद की कहानी आप लोग सुने, मुंशी प्रेमचंद को जानते हो? सम्राट मुंशी प्रेमचंद जो उपन्यास लिखते थे, वो अपने आप को मजदूर मानते थे। मुंशी प्रेमचंद अपने आप को मजदूर मानते थे। किसका? कलम का मजदूर। वो क्या कहते थे? मैं कलम का मजदूर हूं, जब तक मजदूरी ना करूं, जब तक 500,000 शब्द ना लिखूं, तब तक रोटी का खाने का अधिकार नहीं है। और रोज 500,000 शब्द लिखता था मुंशी प्रेमचंद, तब वो रोटी खाता था साथियों। और जिस दिन नहीं लिखते थे उसका अधिकार ही नहीं था। और हकीकत में साथियों, मनोरंजन और कोई भी चीज में अधिकार तब होता है जब हमारा काम निरंतर होता है। काम ही नहीं ही, हमारा काम अधूरा है और हम मनोरंजन के लिए कहीं टीवी में बैठे कुछ भी है, तो वो मनोरंजन नहीं है। आप काम को निरंतरता करें, काम को निपटा के ही आप भोजन प्राप्त करें, तो ज्यादा आनंद मिलेगा, ज्यादा खुशी अनुभव होता है। तो हम अपने आप को मुंशी प्रेमचंद जैसे अपने आप को मजदूर मानते थे, वैसे ही हम लोग भी जब तक एक कांटेक्ट नहीं कर लेते, तब तक हम खाना नहीं खाएंगे। हमको अधिकार नहीं, ये समझ के यदि करें तो निश्चित रूप से रोज प्रतिदिन आपका कांटेक्ट होगा, और रोज आप कांटेक्ट करेंगे तो रोज रिजल्ट आएंगे साथियों। तो आप वर्षा फोरम को लेकर के, मिशन 11 को लेकर के आप निरंतर चलते रहें। रिजल्ट जो भी आएगा वो तो रिजल्ट आने वाला समय में आएगा ही, लेकिन निरंतरता आपकी होनी चाहिए। यही निरंतरता जो है साथियों आपको सफलता देगी और आप इस सपना को साकार करेंगे।
तो ये काम आपका रेगुलर होनी चाहिए। अगली एपिसोड में मैं नया बात को लेके आऊंगा। तब तक के लिए आज्ञा। आगे के लिए मैं रोहित साहब को इनवाइट करता हूँ। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत ही बेहतरीन आपने जानकारी दी है हमारे वर्कशॉप फोरम के बारे में। और साथियों, सर जी के पास में बहुत ही शानदार वो जानकारी है कृषि के क्षेत्र में, और हम कैसे कृषि के क्षेत्र में लोगों को आगे बढ़ाएं, कैसे हम घर घर किसानों को बताएं, किस प्रकार उनको जहर मुक्त खेती कराएं, रसायन मुक्त खेती कराएं, प्राकृतिक खेती कराएं, ये आज सर जी ने हमको बताया। और साथियों बता दूं, वर्कशॉप फोरम एक आने वाला समय में बहुत भयानक रूप लेने वाला है। इसके माध्यम से हम बहुत बड़े बेनिफिट ले सकते हैं। तो साथियों, हमको निराश नहीं होना है, हताश नहीं होना है, लगातार निरंतर हमको काम करते रहना है। और साथियों, मैं यही चाहूंगा, अगर सीखना है और अच्छे से करना है तो आज से आप टाइगर ग्रुप में हमारे एंट्री कर लीजिए। कमांडो ट्रेनिंग चालू हो चुका है। कमांडो ट्रेनिंग का आज कल से शुरुआत हो चुका है साथियों। इसमें आपको बहुत सारे ऐसे ज्ञान मिलेंगे सीखने को, बिजनेस की आपको बारीकी से ज्ञान होगा, साथ ही साथ पर्सनालिटी में डेवलपमेंट, बोलने की कला, हर एक क्षेत्र में हमको यहाँ पर नया जानकारी मिलेगा साथियों। और इसके लिए आप जूम में बने रहिए लगातार। जूम मीटिंग में अभी हमारा जो ऑफर चल रहा था साथियों, आज 100 के पार हो चुका था, लेकिन अभी हमारी जो संख्या है मात्र 65 है। तो जितने भी साथी हमारे आ रहे थे उनको बिल्कुल दोबारा यहाँ पर इनवाइट कीजिए, ताकि वो भी सीखे समझे, बिजनेस को जाने, ताकि वो भी अपनी इनकम को ले सके। तो जितने व्यक्तियों का जूम में यहाँ पर एंट्री था उनको बिल्कुल लाइए, ताकि हमारी जो जूम की संख्या है वो वृद्धि हो, आगे बढ़े, और हमारा बिजनेस भी ग्रोथ करे। साथियों, जब तक कि हमारी जूम में संख्या नहीं होगा तब तक कि हमारा बिजनेस भी बड़ा नहीं होगा।